पाठक परिवार के छोटे बेटे कुंदन की शादी निष्ठा नाम की एक लड़की से होती है। निष्ठा स्वभाव और रूप रंग से बहुत खूबसूरत होती है और उसके आते ही सास बृंदा, ससुर सुरेंद्र और जेठ रितेश उसके तारीफों के पुल बांधने लग जाते हैं। और इन सब से जेठानी बेला को बहुत गुस्सा आता है और जलन महसूस होती है। जैसे देखो बस इस नई नवेली बहू निष्ठा की तारीफों के पुल बांध रहा है। मैडम को आए हुए अब तक ठीक से 24 घंटे तक नहीं हुए हैं, लेकिन देखो जो काम पिछले 1 साल से मैं नहीं कर पाई वो इसने सीधे एंट्री मारते ही कर दिया। ससुराल के पहले दिन ही बेला की पहली रसोई की रस्म होती है। निष्ठा रसोई में आकर गैस के चारों ओर गंगा जल छिड़कती है और गुड़हल का फूल रखकर हाथ धोती है और प्रणाम करती है। अरे बस बस, अब माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर अपनी पहली रसोई की रस्म शुरू करो। जब हम तुम्हारे घर रिश्ता पक्का करने आए थे तब तुमने कितने स्वादिष्ट और खस्तेदार समोसे खिलाए थे हमें। तुम्हारे मायके वाले हमेशा तुम्हारे हाथ के खाने की प्रशंसा करते रहते हैं और इसीलिए आज हम सब भी तुमसे बस बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुछ अच्छा सा, चटपटा सा, मीठा सा, कुरकुरा खाना बनाना। हाँ। निष्ठा बृंदा के पैर छूती है और उसका आशीर्वाद लेकर माँ अन्नपूर्णा के नाम को लेती है। अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर शुरू करती है। वो घंटों तक खड़े रहकर कड़ी मेहनत और लगन से अलग अलग प्रकार के पकवान बनाती है। चलो अब ये शीरा और ये सब्जी बन गई है, अब फटाफट से पूड़ियाँ तल लेती हूँ और उसके बाद फ्रिज में जमाई हुई बर्फी को निकालकर काटना भी तो है। हे भगवान, प्लीज मेरा साथ दीजिए, वक्त के पहले ही मैं सारा खाना बना पाऊँ। इतनी हिम्मत और ताकत दीजिए प्लीज। अब आएगा मजा जब सब लोग ये खुजली वाला पाउडर खाना खाएंगे और इन सब का इल्जाम लगेगा मेरी बेचारी भोली सी प्यारी सी मासूम सी देवरानी पर। निष्ठा की बच्ची, आज की तेरी पहली रसोई इस घर में आखिरी रसोई होगी। देखना तो बहुत हुई तारीफें, अब बारी है गालियां सुनने की। बाद में निष्ठा और बेला दोनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर सभी घर वालों को खाना परोसने लगते हैं। तब उस खाने को खाकर सभी बंदरों की तरह खुजलाने लग जाते हैं और उन सब की खुजली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अरे 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 कलमुही, करमजली, ऐसा कौन सा नमक डाल दिया अरे इस खाने में जो हम सब बंदर बन गए। हाय हाय, बहुत खुजली आ रही है रे। जिंदगी में पहली बार इतनी खुजली आ रही है। अरे आज तो हम चारों का खून निकल कर ही रहेगा यूं खुजा खुजा कर। बेला, ऐसा क्या मिलाया है इस खाने में जो हमें इतनी भयंकर खुजली हो रही है? बताओ। पगला गए हो क्या रितेश जी? ये सारा खाना मैंने नहीं, निष्ठा ने बनाया है और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैंने ये खाना नहीं खाया, वरना खुजला खुजला कर तो मैं लाल पीली हो जाती थी। हाँ, आप सबकी तरह। सबको यूं खुजलाते हुए देख निष्ठा हैरान और दंग रह जाती है। वो तुरंत अपने कमरे से एक स्प्रे लाती है और उसे सबके बदन पर छिड़क देती है, जिसके बाद उन सब की खुजली रुक जाती है। अरे निष्ठा बहू, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। पहली रसोई में ही हमें आधा मार डाला। खुजला खुजला के तूने हम चारों को लाल कर दिया। अरे कहीं कल को मार ही न डाले। अरे भगवान। ऐसी बात मत करो माँ जी, मरे आपके दुश्मन। मेरा यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने शिद्दत से सारा खाना बनाया। मैं खुद इस बात को लेकर हैरान हूँ कि ये सब आखिर कैसे हो गया। चुप रहो यार निष्ठा, तुम पूरे मूड की बैंड बजा दी। खाओ ये खुजली वाला खाना तुम ही। सभी घरवाले निष्ठा को खूब सुनाते हैं और ये सब देखकर बेला मन ही मन फूट फूट कर हंसती है और उसे बहुत खुशी महसूस होती है। बेला अब ऐसे ही रोजाना निष्ठा के बनाए हुए खाने को बिगाड़ती रहती है और उसे परिवार वालों की डांट पड़वाती रहती है। छी, ये चाय है कि क्या है? अरे नास पीटी, चाय में नमक और सब्जी में चीनी तेरी अम्मा ने डालना सिखाया था क्या है? ये मोहतरमा अपना दिमाग मायके में ही भूल आई है, इसलिए न कुछ सूझ समझ नहीं रहा।
जितना अच्छा तुम्हारा बारे में एक्सपेक्ट किया था, तुम उससे भी कई गुना ज्यादा अलग निकली। हाँ निष्ठा, और वो कटोरी में जो आलू थे वो सड़े हुए आलू थे। तुमने उन्हीं के पराठे बनाए हैं। उनसे किसी का पेट दुखा तो? निष्ठा भावुक हो जाती है और सभी से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खुद को ही नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी। तुमसे अच्छी तो मेरी बड़ी बहू बेला है, कुछ सीखो उससे। बेला बहू, तुम दोनों साथ में ही खाना बनाते हो तो इसे सही से बताया करो, क्या कैसे क्या करना चाहिए। देखो, ये बेसन का चीला, ये मूली के पराठे, फ्रूट सलाद बेला बहू ने कितना स्वादिष्ट बनाया है, और एक तुम हो। निष्ठा को बहुत बुरा लगता है और वो रसोई के एक कोने में बैठकर बहुत रोती है। बेला को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। रो रो और रो, तुझे यूं इस हाल में रोता बिलखते देख मेरे कलेजे को बहुत ठंडक मिल रही है। एक दिन तो बेला निष्ठा के बनाए सब्जी में इतना सारा गैस पाउडर मिला देती है कि जब सारे घर वाले उसे खाते हैं तो उन्हें गैस की दिक्कत हो जाती है और घर भर में बदबू फैल जाती है। हाय हाय, ऐसा क्या मिला दिया इस सब्जी में निष्ठा बहू कि हम सब बॉम्ब पे बॉम्ब फोड़ने जा रहे हैं। बाप रे बाप, लाइफ में पहली बार इतना नॉन स्टॉप पाद मार रहा हूँ मैं। निष्ठा, दिस इज टू मच। छी 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 निष्ठा, देखो तुम्हारे कारण पूरे घर में ऐसा धुआं फैल गया है। गैस के कारण सबकी तबीयत खराब हो जाती है और पेट खराब हो जाता है। निष्ठा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा था और ये सब कैसे हो रहा था। दिन ब दिन उसे सबसे इतने ताने मिलने लग जाते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसके और कुंदन के रिश्ते में भी दरार आने लगती है और क्रूर बेला इन सब से मजा लेती रहती है। एक दिन सभी बाहर गए होते हैं और घर में सिर्फ बेला और निष्ठा ही रहते हैं। तभी जब बेला रसोई में अपने लिए चाय बना रही होती है, तभी उसका पल्लू उड़कर गैस पर चला जाता है और वो आग पकड़ लेता है। बचाओ, आग, बचाओ! बेला गला फाड़ फाड़ कर चीखने चिल्लाने लगती है और इन सब में उसके हाथ से तेल की बोतल नीचे गिर जाती है और सारा तेल फर्श पर गिर जाता है और पल्लू की आग अब फर्श पर भी आ जाती है और पूरी रसोई में चारों तरफ आग लग जाती है। तभी वहाँ निष्ठा पहुँचती है और ये दृश्य देखकर वो एकदम से भौचक्का हो जाती है। आग! अरे कोई मुझे बचाओ, मैं आग में फंस गई हूँ। बचाओ! रितेश जी, माँ जी, बचाओ ना। बेला दीदी, आप घबराइए मत, बस हिम्मत मत हारिए, मैं आपको बचा कर रहूंगी। निष्ठा फौरन पानी का पाइप नल से लगाती है और पाइप से पूरी रसोई में पानी छोड़ती है और शॉल ओढ़कर खुद आग में कूद जाती है और बेला की साड़ी पर भी पानी डालती है और उसे बचाकर आग से बाहर निकालती है। बाद में जब सब सामने आ जाते हैं तभी, निष्ठा, मुझे माफ कर दो, मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। निष्ठा बुरा खाना नहीं बनाती, वो तो मैं थी जो इसके बनाए खाने में कुछ न कुछ मिलाती थी और इसे बुरा बनाती थी ताकि इसे आप सबकी डांट पड़े। लेकिन आज मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। मुझे कम चोट आई और तुम्हें हर तरफ चोट आई। मुझे माफ कर दो निष्ठा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए आप सभी। हाथ मत जोड़िए बेला दीदी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत है। मैं आपको अपनी बड़ी बहन की तरह मानती हूँ। आइए जपी दीजिए मुझे अब एक। निष्ठा बेला को माफ कर देती है और दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के गले लगती हैं और उस दिन के बाद से दोनों भी खुशी खुशी साथ में रसोई में खाना बनाती हैं। नताशा की शादी वंश से होती है। नताशा रूप रंग में बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन वो खाने में इतनी मिर्ची खाती है कि लोग हैरान रह जाते हैं। ससुराल में सास गायत्री, ससुर मनोहर और ननद स्वीटी होते हैं। सुबह सवेरे नताशा आकर गायत्री को चाय देती है। तभी चाय पीकर गायत्री को काफी तीखा लगता है और वो चीखने लगती है और पूरे घर को सर पर उठा लेती है और सोफे पर कूद कूद कर नाचने और उछलने लगती है। अरे मेरा मुंह जल गया रे!
ये लो पानी। मम्मी ये बंदरिया की तरह नाचो मत और एक जगह पर बैठकर पानी पियो। गायत्री पानी पीती है, तब जाकर वो शांत हो जाती है। हे भगवान, अरे नासपीटी कलमुही, ऐसा क्या मिलाया था इस चाय में जो मेरे गले की ऐसी की तैसी हो गई। अरे बाप रे बाप, मेरी तो जान ही चली जाती। आंखें देख मेरी लाल पीली हो गई, नासपीटी कहेगी नहीं तो। सॉरी माँ जी, वो एक्चुअली मैंने अपने लिए मिर्ची पाउडर वाली चाय बनाई थी, तो गलती से शायद मैंने अपना कप आपको दे दिया और ये बवाल हो गया। अरे चुड़ैल, कितनी मिर्ची खाएगी? एक दिन मिर्च खा खा के तेरे इतने बुरे हाल होंगे कि तू खुद कहेगी माँ जी आप सही थी। कैसी भाभी है मेरी, लोग चाय में चीनी डालते हैं, लेकिन ये मोहतरमा तो चाय में भी मिर्ची डालती है। हाँ नहीं तो। यही नहीं, नताशा तो हर एक खाने की डिश में भर भर के, चाहे वो रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, चावल हो या दूध हो, हर चीज में मिर्ची डालती रहती और मजे से खाती। यहाँ तक कि टूथपेस्ट में भी मिर्ची फ्लेवर वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करती। एक सुबह नताशा का पति वंश बाथरूम में ब्रश करते समय चिल्ला चिल्ला कर साबुन से फिसल कर गिर पड़ता है और उसे बुरी तरह चोट लग जाती है। आ आ आ आ आ आई, मर गया रे। वंश की चिल्लाहट सुनकर सभी घर वाले तुरंत भागते दौड़ते चले आते हैं। क्या हुआ वंश बेटा? अब भैया, आप ठीक तो है ना भैया? वंश, बेबी आप चिल्ला क्यों रहे थे और आप ब्रश करते करते अचानक से गिर कैसे गए? छिपकली देख ली क्या बाथरूम में? अरे इतना तीखा टूथपेस्ट भी कोई इस्तेमाल करता है क्या? पागल हो गई तुम? हर जगह मिर्च मिर्च मिर्च। मुझे लगा ये मेरा टूथपेस्ट है, इसीलिए भरी नींद में मैंने ये नताशा का टूथपेस्ट ही ले लिया और इससे अपने दांत घिसने लगा और मेरे मुंह में तीखा लगने के कारण बहुत जलन हुई और फिर साबुन से फिसलकर मैं गिर गया। सभी नताशा को बहुत सुनाते हैं और नताशा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। नताशा पर लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तब भी अपनी बेहिसाब मिर्ची खाने की आदत से बाज नहीं आती और वो दिन भर मिर्ची खाती रहती। लाल, हरी, काली, हर प्रकार की मिर्ची। उसने अपने कमरे में एक संदूक में सारी मिर्चियों का स्टोर कर रखा था और तो और उसके रूम में हर जगह मिर्ची पाउडर के डिब्बे रखे हुए होते हैं। मिर्ची ओ मिर्ची, न जाने हम कितने दुखों से गुजरते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। मिर्ची तुम मेरी जान हो, मेरे जीने का डोज, वो जिंदगी ही क्या जिसमें मिर्ची ना हो। लाइफ का और खाने का असली तड़का तुमसे ही तो लगता है ना। घर वाले नताशा की ये सारी पागलों जैसी बातें सुनकर एकदम हैरान और दंग रह जाते हैं। नताशा दिन के 8 पहर मिर्ची के फूड आइटम्स खाती रहती, जैसे स्पाइसी बर्गर, स्पाइसी नूडल्स, पनीर चिली, मिर्ची फ्राइज। जब गायत्री अपने लिए उपमा बनाने रसोई में आती है तब भी। अरे नताशा बहू, ओ नताशा बहू, तू तो उपमा इतना बेस्वाद बनाती है कि खाकर पेट खराब हो जाए, इसीलिए मैं ही बनाऊंगी आज उपमा। मिर्च मिर्च कहाँ रख दी इस निगोड़ी ने? आज सुबह ही तो मनोहर जी लाए थे बाहर से, वो भी टोकरी भर के। लेकिन जब गायत्री मिर्ची की टोकरी को देखती है तब वो टोकरी पूरी खाली हुई होती है। ये देखकर गायत्री गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो नताशा को सबके सामने टोकरी दिखाते हुए चिल्लाती है। ये देखिए सब लोग, कैसे इस डायन ने सारी मिर्चियां सफाचट कर दी हैं। अरे तुझे जैसी कुलक्षणी को तो दिन भर मिर्ची चरने का अवार्ड देना चाहिए, हाँ नहीं तो। OMG, थैंक यू सो मच माँ जी, इट मीन्स अ लॉट। आप अवार्ड की तैयारी कीजिए, सोने का होना चाहिए अवार्ड, बोले तो गोल्डन अवार्ड। मैं स्पीच की तैयारी शुरू करती हूँ, ऑल राइट? अरे चुप पागल औरत, है नहीं तो। बहुत हुए इसके ड्रामे। आज के बाद अगर तूने घर की मिर्च को हाथ भी लगाया तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देती हूँ।
गायत्री अब नताशा संग बहुत सख्ती से पेश आने लगती है और वो उसे मिर्ची को हाथ तक लगाने नहीं देती, जिसके कारण गुस्सा होकर नताशा घर के आंगन में ही मिर्च का पेड़ उगाने का ठानती है और मिर्ची के पौधे को आंगन में लगाती है। बस अब तो किसी का बाप भी मुझे मिर्ची खाने से नहीं रोक सकता। कुछ ही दिनों में इसमें फटाफट मिर्ची उगाएगी और मैं उन्हें तोड़कर खाऊंगी, और अगर माँ जी या स्वीटी ने इन्हें तोड़ने की कोशिश की तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मिर्ची का पौधा देखकर सभी सर पकड़ लेते हैं। एक दिन घर में गांव से बापूजी आते हैं और तभी घर पूरा खाली होता है। सिर्फ नताशा होती है और वो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर अजीब और फटाफट तरीके से मिर्ची खा रही होती है। अरे मनोहर बेटा, गायत्री बहू, स्वीटू, वंश बेटा, कहाँ हो तुम सब? अरे ये क्या, ये तो वंश की बीवी लग रही है, लेकिन ये ऐसे फटाफट और डरावने तरीके से मिर्ची पे मिर्ची कैसे खा रही है? बापूजी ये देखकर डर जाते हैं। कहीं इसके अंदर किसी भूतिया आत्मा ने तो प्रवेश नहीं कर लिया? नहीं, बचाओ, भूत आ! बापूजी चिल्लाते हुए डर के मारे अपनी धोती पकड़कर दुम दबाकर पूरी तेज रफ्तार से भाग जाते हैं और नताशा कहती है, ये गली के बेवकूफ बुढ़े भी ना मुंह उठाकर दिन दहाड़े किसी के भी घर में घुस आते हैं। अगली बार दिख जाए ना तो बस मार मार के ना मोर बना दूंगी। नताशा की मिर्ची खाने की बुरी आदत खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और फिर एक रात उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है, इतना कि उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। और तभी पता चलता है कि ज्यादा हद से बाहर तीखा खाने की वजह से नताशा को पाइल्स हो गया है। डॉक्टर नताशा की पूरी ट्रीटमेंट करते हैं और फिर कुछ ही दिनों में नताशा खतरे से बाहर भी हो जाती है। तभी ठीक होकर जब वो घर लौटती है, मैं इस दरवाजे के अंदर कदम रखने से पहले आप सबसे तहे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी माँ जी, आप सही थी। आपने हमेशा मुझे वार्न किया, मुझे समझाया, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही और उसका नतीजा भुगत भी लिया मैंने। आज मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं मिर्ची खाऊंगी, लेकिन उतनी ही जितनी मात्रा में बाकी सब खाते हैं। बहुत खूब नताशा बहू, चलो आखिर तुझे सबक मिलने पर सद्बुद्धि तो आई। आजा तेरी आरती उतारूं। गायत्री नताशा की आरती उतारती है और एक नई शुरुआत के साथ नताशा घर में फिर से गृह प्रवेश करती है और जीवन में फिर कभी भी हद से ज्यादा मिर्ची नहीं खाती। कुसुम एक गरीब घराने से आई हुई लड़की होती है और थोड़ी सी सांवली भी होती है। उसकी शादी बिरला परिवार में गौतम से होती है। गौतम अब शादी के इतने समय बाद बोर हो गया होता है और वो कुसुम से दूरी बनाने लगता है। गौतम जी, आप आज ऑफिस के काम से बहुत थक गए होंगे ना? मैंने आपकी पसंद की अदरक और इलायची वाली चाय बनाई है। फॉर गॉड सेक, अरे शांत रहो यार, जब देखो तब आ जाती हो अपने मनहूस शक्ल लेकर। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि माँ पापा ने मेरी कुंडली तुमसे मिलाई, वरना तुम जैसी बदसूरत और बेवकूफ लड़की से तो मैं बात तक न करूं। जाओ यहाँ से। गौतम की ये बात सुनकर कुसुम को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से रसोई में चली जाती है और बिलक बिलक कर रोने लगती है। ससुराल में सास रेवती और ससुर कमलजीत भी कुसुम के संग बुरा बर्ताव करते हैं। रेवती और कमलजीत कुसुम से बहुत सारा काम कराते और सभी उस संग नौकरानी की तरह ही पेश आते हैं। बेचारी कुसुम किसी से कुछ कह भी नहीं पाती। क्या करती बेचारी? गौतम के प्रेम में उसकी मीरा जो बन बैठी थी, वो विष का प्याला पीकर सारा दुख सहन कर लेती। एक दिन अचानक से गौतम काव्या नाम की एक लड़की से शादी करके उसे घर लाता है। दोनों के गले में वरमाला होती है। रेवती, कमलजीत और कुसुम ये दृश्य देखकर भौचक्का रह जाते हैं। गौतम बेटा, तूने ये क्या कर दिया? तूने दूसरी शादी कर ली? मैं और क्या करता माँ, मेरी कुंडली में लिखा था कि जो अनर्थ है वो कुसुम के आने से टल जाएगा, तो मैंने थोड़ी कुसुम से शादी तोड़ी है। मैंने बस एक लड़की से शादी कर ली है। ये काव्या है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे अकल के अंधे, कुसुम के अलावा तुझे किसी और से शादी करनी ही नहीं थी। अब तेरे सिर पर फिर से खतरा मंडराने लगेगा। ओह कम ऑन ससुर जी, ये कौन से जमाने की बातें आप कर रहे हैं? हाँ,
ये सारी अंधविश्वास वाली बातें होती हैं, चिल कीजिए। कुसुम की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। वो रोते हुए गौतम से कहती है, गौतम जी, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपकी अर्धांगिनी मैं ही हूँ, ये नहीं। ओ जली हुई कॉफी की शक्ल वाली लड़की, चल हट यहाँ से, क्योंकि अब तेरी सौतन आ गई है और अब गौतम सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा, समझ गई ना तू? हाँ कुसुम, मेरे कमरे से अपना सारा सामान बाहर निकाल लो, क्योंकि अब से काव्या उस कमरे में मेरे साथ रहेगी। ये सब सुनकर कुसुम को बहुत दुख होता है। वो रोते हुए गौतम और उसके कमरे में से अपना सारा सामान निकाल लेती है और वो अब घर के आंगन में ही सोने लगती है। बहुत ठंडा है यहाँ, मेरी तो कुल्फी ही जम जाएगी। खैर, मेरे होने से ही गौतम जी की सुरक्षा होगी, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि मैं उनका कवच हूँ। हमारी कुंडलियाँ मिली हैं और गौतम जी पर कोई भी मुसीबत आएगी तो उसे सिर्फ मैं ही मात दे सकती हूँ और उन्हें सिर्फ मैं ही बचा सकती हूँ। अपने सुहाग को बचाने के लिए मैं हर वो संघर्ष करूँगी जो मुझे करना पड़ेगा। बहुत ठंडा है। कड़ाके की ठंड में कुसुम आंगन में कांपते हुए सोती है और अंदर कंबल ओढ़कर गौतम और काव्या एक साथ सोते हैं। अगले दिन से काव्या ही घर में सारा खाना बनाने लगती है। वो सबके लिए पिज्जा बनाती है। अरे वाह काव्या बहू, तुम तो कुसुम से भी अच्छा पिज्जा बनाती हो। मुझे तो ये पिज्जा बहुत पसंद आया। कमाल है, दिल खुश हो गया आज तो। ओह वाओ, थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच। हाँ? क्या बेबी? क्या तुम गौतम की माँ हो हैं काव्या, जो उसे हर पल बेबी बेबी कहकर पुकारती रहती हो? नहीं सासू माँ, बेबी तो मैं गौतम को प्यार से बुलाती हूँ, आप नहीं समझेंगी क्योंकि आप पुराने जमाने की जो हो। काव्या धीरे धीरे घर में सबको अपने पास करने लगती है। वहीं कुसुम को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। कुसुम अपना खाना खुद बनाया करती और सबके सोने के बाद में ही कुसुम अकेले में रात को अपना खाना बनाया करती। एक दिन गौतम और काव्या दोनों ही हनीमून के लिए निकल रहे होते हैं। गौतम जी, वो आप संभल कर जाइएगा, शिमला में बहुत ठंड रहती है। स्वेटर, शॉल, मफलर, कान टोपी सब ले लिया है ना आपने? ओह माय डियर लवली सौतन, किस हक से तुम गौतम की फिक्र कर रही हो? गौतम अब मेरा पति है, तुम्हारा नहीं, समझी तुम? तो प्लीज आइंदा से यू काली बिल्ली की तरह हम दोनों का रास्ता काटने की कोशिश मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? गौतम और काव्या दोनों ही कार में बैठकर हनीमून के लिए निकल जाते हैं। काव्या हनीमून पर भी गौतम का बहुत ज्यादा खर्चा करवाती है और हनीमून से लौटने के बाद भी वो रोज उससे कुछ न कुछ मांगती ही रहती है, जैसे सोना, तोहफे, महंगे कपड़े। ये सब देखकर कुसुम को दाल में कुछ काला लगता है। एक रात कुसुम जब अपना खाना बनाकर खा लेती है और बाहर आंगन में सोने जाती है, तभी वो देखती है कि रसोई की लाइट्स ऑन हो गई हैं। वो रसोई की खिड़की के पास जाती है। ये क्या, इतनी रात गए रसोई में कौन होगा? तभी कुसुम देखती है कि काव्या खाने में कुछ मिला रही है। अब ये बेहोशी की दवा मैं इस खाने में मिला देती हूँ। इसके चलते जब कल ये सब लोग खाना खाएंगे ना तो बेहोश हो जाएंगे और फिर मैं यहाँ इन सब की जायदाद हड़प कर और तिजोरी के पैसे चुराकर इस शहर से रफू चक्कर हो जाऊंगी। कुसुम काव्या की सारी बातें अपने फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है और फिर अगले दिन जब काव्या सबको वो बेहोशी की दवा से मिलाया हुआ खाना परोसती है, तभी चलिए चलिए सब लोग खाना खाइए। अरे ये तो कल रात का ही पुलाव है, लेकिन ये हम फिर से खा रहे हैं। इसे तो मैंने कल रात को फ्रिज में रखा था। हाँ माँ जी, वो मैंने सोचा अब इतना सारा पुलाव बच गया है तो क्यों ना खा ही लिया जाए, क्यों खामखा वेस्ट करना। खाओ खाओ, मजे से खाओ और खा खा के फिर बेहोश हो जाओ ताकि मैं हाथ साफ करके यहाँ से निकल सकूं। रेवती के पहले ही कमलजीत और गौतम उस पुलाव को खा लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ये क्या कमलजीत जी,
गौतम बेटा, ये दोनों बेहोश कैसे हो गए? हे भगवान! कुसुम बहू, काव्या, जल्दी बताओ, तुम दोनों में से इस पुलाव में किसने क्या मिलाया है? कल जब मैं फ्रिज में पुलाव रख कर गई थी, हाँ, तब बताओ जल्दी से, तब तुम दोनों में से रसोड़े में कौन था? बोलो, वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, मैं थी, हाँ, कौन था? मैं नहीं थी सासू माँ। सुबह तो ये पुलाव फ्रिज के बाहर ही था और रात के समय कुसुम ही रसोड़े में खाना बनाती है। अभी दूध का दूध और पुलाव का पुलाव हो जाएगा। तभी वहां अचानक से पुलिस आ जाती है और गौतम और कमलजीत खड़े हो जाते हैं और कुसुम गौतम के गले लगती है। हाँ, इसका मतलब तुम सब ये नाटक कर रहे थे? कमलजीत जी ने बता दिया कि कुसुम ने उन्हें सारा सच सुबह सुबह कमरे के बाहर आने से पहले ही बता दिया था। कुसुम सबको वो वीडियो दिखाती है और इस तरह काव्या की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। वो काव्या थी। फ्रिज में से पुलाव निकाल दिया और उस पुलाव में कुछ मिला दिया। कुसुम, मुझे माफ कर दो। तुमने एक बार फिर से मेरी और हमारे परिवार की जान बचाई। कुसुम, तुम्हें पता है, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो क्योंकि तुम्हारा मन सुंदर है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस चोरनी को। इंस्पेक्टर काव्या को गिरफ्तार करते हैं और फिर पूरा परिवार खुशी से साथ साथ रहने लगता है। फतेहपुर कहकर एक गांव में चंदू नामक एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उसकी साइकिल पिंकी के। वो अपना पेट पालने की खातिर समोसे तलता और पिंकी को लेकर गली गली फेरी मारकर उन समोसों को बेचता और पैसे कमाता। गर्मा गर्म समोसे लीजिए, खस्तेदार, चटपटे और मजेदार समोसे, इतने कुरकुरे कि बस मन मचल जाए। आइए आइए, समोसे लीजिए, चंदू के समोसे, आइए आइए आइए। ओ चंदू बिठवा, तनिक 2 समोसे खिलाओ तो। और हाँ, चटनी भर के डालना, कौनो कंजूसी न करना। हाँ, बताई दे रही है पहले ही। ना चाचा, ये चंदू के समोसे हैं। मैं धंधे में कभी भी फायदा नहीं, ईमानदारी देखता हूँ। और मेरे ग्राहकों का पेट भरे और उन्हें इन मसालेदार समोसों को खाकर एक नमकीन सी डकार आ जाए, वहीं पे मैं समझ जाता हूँ कि भाई मेरे समोसे अच्छे बने हैं। क्या समोसे बनाए हैं बॉस, लाजवाब, माइंड ब्लोइंग। ऐसे समोसे तो हमने वो 5 सितारा होटल में भी नहीं खाया। अरे वहाँ 200 रुपए में इतना घटिया समोसा मिला और यहाँ 10 रुपए में इतना स्वादिष्ट और अच्छा समोसा। ओह, हाय हाय, ओए होए होए होए, मजे आ गए जिंदगी के। और 2 दे दो चंदू भाई। हाँ, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। चंदू के समोसों की अच्छी मात्रा में बिक्री होती क्योंकि उसके समोसों में वैसा मजेदार स्वाद भी होता जो लोगों को पसंद आता और आकर्षित करता। चंदू दिन भर अपनी साइकिल पर सवार होकर फेरी करता और रात भर जागकर आंखें फोड़ फोड़ कर समोसों का मसाला तैयार करता और सूरज सर पे चढ़ते ही गर्मा गर्म समोसों को बड़ी सी कढ़ाई में तलकर साइकिल पे बांध देता है और बेचने के लिए निकल पड़ता। एक रोज गांव में मेला होता है और तभी, ओए पिंकी, तुझे पता है आज गांव में मेला है, मेला। सावन महोत्सव चल रहा है शायद। इसी खुशी में आज तेरा भी थोड़ा गेटअप बदल देता हूँ। चंदू अपनी साइकिल पिंकी को फूलों की लड़ियों से और रंग बिरंगी कपड़ों की डोरी से सजाता है। चमकने वाले डेकोरेशन का सामान भी लगाता है। ये बात, अब लग रही है हमारी पिंकी एकदम फर्स्ट क्लास। नजर ना लगे तुझे किसी की मेरी पिंकिया। थू 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 थू। चंदू पिंकी की बलैया लेता है और फिर मेले में समोसे बेचने निकल पड़ता है। मेले में पहुंचते ही समोसा खाने के लिए ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है। मुझे 6 समोसे पार्सल। और मुझे 2 समोसे दे दो भाई। अब मीठी नहीं, तीखी पुदीने वाली चटनी डालना। और मुझे 3 समोसे और सिर्फ मीठी चटनी देना। हाँ, दे रहा हूँ। ये लो, ये आपका, ये आपका, और ये आपका। चंदू की मेले में ढेर सारी कमाई होती है। धीरे धीरे दिन ब दिन गाँव में चंदू अपने समोसों के लिए बहुत मशहूर होने लगता है। जिसे देखो बस चंदू के समोसों की ही प्रशंसा करता है और उसे ही खाता है। और युवक और नौजवान भी उसके वीडियो बनाते हैं और वो वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पर। अरे ये देखो चंदू भैया,
आप तो पूरे सोशल मीडिया पर छा गए। लाइक्स और कमेंट्स की तो बाढ़ आ गई है। देखिए देखिए। चंदू ये सब सुनकर एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे क्या बवाल कर रहे हो यार, दिखाओ तो हमें। अरे वाह, क्या बात है चंदू, तुम तो हीरो बन गए रातों रात। बहुत बढ़िया बिटवा। अब चंदू के समोसे खाने दूर दूर से लोग आते हैं, जिससे उस गांव में रह रहे समोसे और मिठाई बेचने वालों के पास ग्राहक कम आने लगे। वो सब चंदू की सफलता देख उस पर बहुत जलने लगते हैं और ईर्ष्या के प्रकोप में आकर चाल चलते हैं। सुनो, हम यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमारी रोजी रोटी पर लात मारने निकला है ये कल मुहा चंदू। इसके काम की तो बैंड बजानी होगी, वो भी हर हाल में। गांव में ऐसी किसी भी जगह पर कहीं भी खड़े रहकर फेरी वाले अपना सामान नहीं बेच सकते, इसीलिए अपनी साइकिल पिंकी पर सवार होकर समोसे बेचता है। लेकिन जब इसकी साइकिल ही नहीं बचेगी तब ये कहां जाकर समोसे बेचेगा? हवा में है? दे ताली। हाँ, प्लान गजब है। दोनों जल्लुकड़े आदमी रात में चंदू के घर के बाहर खड़ी साइकिल पिंकी को तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह जब चंदू उठता है और ये सब देखता है, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे गंगा मैया, ये क्या हो गया मेरी पिंकी को? लगता है किसी गुंडे मवाली लोफर का ही काम है ये। हमने तय किया था कि हम अपनी पिंकिया को घर के अंदर रख लेंगे, न कि इस ठंड में बाहर रखेंगे। लेकिन अब पछताए होत का, आज अब चिड़िया चुग गई खेत। अब मैं समोसे बेचने कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं? गांव में फेरी वालों को एक जगह पर रहकर सामान बेचने पर मनाही है। चंदू बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं और क्या नहीं। वो हर गली, हर मोहल्ले, चौक चौराहे पे और नुक्कड़ पे जाकर समोसे बेचता है, लेकिन उतना नहीं चल पाता जितना कि वो रोज अपनी साइकिल पिंकी के जरिए दूर जा पाता। थक गए हम तो। अरे हमारी पिंकी के होते हुए हम पूरे दिन भर में कई सारी जगहों पर जाकर खूब सारे समोसे बेच पाते और हमारी कमाई पर भी कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अब तो मानो दुखों के पहाड़ टूट पड़े हैं हम पर। चंदू की बहुत कम कमाई होने लगती है और इस बात को लेकर वो काफी उदास और परेशान सा रहने लगता है। उसके तो खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं और वो अब बड़ी दुविधा में फंस जाता है। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे सर पर हाथ रखे बैठा हुआ होता है और तब अचानक वहां से एक गाड़ी गुजर रही होती है, जिसमें भोपू में एक आदमी कोई घोषणा कर रहा होता है। सुनो 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 सभी गांव वालों, आ गया है सुनहरा मौका सभी खाना बनाने वालों के लिए। गांव में आयोजित की जाने वाली है एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें आप चटपटी डिश और स्वादिष्ट व्यंजन पकाओगे। सबसे अच्छे और मजेदार पकवान बनाने वाले को मिलेंगे पूरे 7 लाख रुपए, वो भी इनाम के तौर पर। ये सुनकर चंदू खुशी से चमक उठता है और अपने आप से बोलता है, अरे वाह, ये तो वाकई में एक सुनहरा मौका ही है। मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा और समोसे बनाऊंगा। अब जीतना और हारना तो गंगा मैया के हाथों में है, लेकिन मैं तो पूरी मेहनत और लगन से प्रतियोगिता में भाग लूंगा। चंदू उस प्रतियोगिता में भाग लेता है और मजेदार और स्वादिष्ट समोसे बनाता है, जिन्हें चखकर जज खुशी से झूम उठते हैं और चंदू को ही विजेता घोषित करते हैं। और हमारे इस प्रतियोगिता के विजेता है चंदू समोसे वाला। तालियां तालियां। हर तरफ तालियों की गूंज सुनाई पड़ती है और चंदू को पूरे 7 लाख का इनाम दिया जाता है। वो सबसे पहले बहुत सारे पैसे भरकर अपनी टूटी हुई साइकिल पिंकी की बहाली करवाता है और उसे फिर से नई नवेली बना देता है और अपने लिए एक बड़ा घर भी बनवाता है और गरीब लोगों की मदद करता है और बेसहारा जानवरों को खाना और रहने की जगह देकर उनकी देखभाल भी करता है।